हाय फ्रेंड्स, आज हम लेखांकन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उनको अध्ययन करने की जो तकनीकें हैं उनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण क्या होता है? लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। आप इसे याद रखेंगे। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? लेखांकन की जो प्रक्रिया हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी, उस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? हमारे वित्तीय विवरण। और ये विवरण क्या होते हैं? एक निश्चित समय, ध्यान रखना, चाहे 31 मार्च हो, चाहे 4 क्वार्टर हो, आप मासिक रूप से हो, साप्ताहिक या 15 दिन, अर्थात ये क्या होते हैं? एक निश्चित समय के लिए होते हैं। तो एक निश्चित समय पर किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति, जिसमें हम दोनों चीजों को शामिल करते हैं, उसके लायबिलिटी क्या है और उसके एसेट्स क्या है, मतलब संपत्ति और दायित्व दोनों की बात कर रहे हैं। और एक निश्चित समय अवधि की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम, अर्थात उस अवधि के दौरान उन्हें लाभ हुआ या हानि, इसका संक्षिप्त और संपुट चित्रण होता है। मतलब एक ही पन्ने के अंदर सारी जानकारी हमें हासिल हो जाती है। किसके माध्यम से? वित्तीय विवरणों के माध्यम से। ये हमारे आंतरिक और बाह्य जो हितधारक होते हैं, इनको लेखांकन सूचनाएं प्रस्तुत करने का मुख्य साधन होते हैं। कौन से? वित्तीय विवरण। अब यदि प्रॉपर परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो हम इसके अंदर देखेंगे परिभाषा और इसके घटक, मतलब कंपोनेंट। सबसे पहले परिभाषा देखिए। तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचनाएं होती है। वित्तीय विवरण क्या? लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचनाएं होती है जो संस्था की लाभदायकता और जो आर्थिक सुदृढ़ता है, इस फाइनेंशियल साउंडनेस है, इसका आकलन करने में सहायक होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। परिभाषा के रूप में देखें तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचनाएं जो क्या है? संस्था की लाभदायकता और जो आर्थिक सुदृढ़ता है, इसका आकलन करने में सहयोगी या सहायक होती है। अब हम देखेंगे घटक इसके बारे में, और घटक के बारे में कहाँ इसकी जानकारी मिलती है? तो कंपनी अधिनियम की धारा 240 इसके अनुसार क्या है, जो वित्तीय विवरण के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो वित्तीय विवरणों को एक संपूर्ण सेट में किन किन को शामिल किया जाता है उसकी बात करें, वही हमारे घटक कहलाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट या चिट्ठा। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्थिति विवरण या पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। चिट्ठा या बैलेंस शीट क्या होती है? ये एक निश्चित तिथि को संस्था की संपत्तियों, दायित्व और पूंजी के बारे में जो जानकारी देता है, वो हमारी चिट्ठा या बैलेंस शीट कहलाती है। आप इसे याद रखेंगे। एक निश्चित तिथि को संस्था की जो संपत्तियां, दायित्व और पूंजी को दर्शाने वाला जो विवरण होता है, ये हमारा चिट्ठा या बैलेंस शीट कहलाता है। फिर लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, लाभ हानि खाता, इसको आय विवरण भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? यह एक लेखा अवधि में व्यवसायिक क्रियाओं के शुद्ध परिणामों, मतलब लाभ या हानि, इनको दर्शाने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। जिसमें क्या होता है भाई? एक फिक्स लेखा अवधि, चाहे वार्षिक हो, चाहे 6 माही हो, चाहे मासिक, या जो क्वार्टर भी कह सकते हैं, 3 माहों को, महीनों का। तो उस लेखा अवधि में क्या है? व्यवसायिक क्रियाओं के शुद्ध परिणामों, मतलब जिसमें लाभ और हानि दोनों चीजों के बारे में दर्शाया जाता है। क्या? लाभ हानि खाते में। फिर होते लेखा टिप्पणियां, मतलब नोट्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो चिट्ठे और लाभ हानि खातों में दर्शाए गए जो मद है, उनका विस्तृत ब्यौरा तो थोड़ा डिटेल से बताया जाता है। किसमें? लेखा टिप्पणियों में। तो पहले ये बनाया जाता है चिट्ठा, फिर लाभ हानि खाता, फिर इन दोनों में जो जो जानकारी दी गई है उसको डिटेल से बताया जाता है। किसमें? लेखा टिप्पणियों में। आप इसे याद रखेंगे। और फिर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की बात करें, एक्सप्लेनरी नोट, तो महत्वपूर्ण मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों और स्पष्टीकरण का विवरण दिया जाता है कि कौन कौन से खर्चे किए गए, कौन कौन से खर्चे किन परिस्थितियों में और क्यों किए गए, या हमें आय प्राप्त हुई तो किन किन जगह से कैसे कैसे आय प्राप्त हुई। तो ये हम इसकी जानकारी कहाँ देते हैं? व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अंदर देते हैं। पांचवा आता रोकड़ प्रवाह विवरण। क्या रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो एक लेखा अवधि में रोकड़ अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह दोनों के बारे में पता चलता है रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से, कि हमें एक साल के अंदर या एक निश्चित अवधि के अंदर कितना पैसा हमारे अंदर आया, कैश अंदर आता है, मतलब कंपनी के अंदर आता है, कितना कैश जाता है। कंपनी मतलब किसी भी संगठन के अंदर। और कुछ कंपनी के लिए तो ये अनिवार्य कर रखा है। जो हमारे कैश को डील करती है, कई ऐसी कंपनियां होती है, वित्तीय लेन देन करती है, तो उनके लिए ये तो अनिवार्य कर रखा है। फिर खंड प्रतिवेदन की बात करें, सेगमेंट रिपोर्ट की, तो व्यवसाय के विभिन्न खंडों, जो सेगमेंट्स होते हैं, इनसे संबंधित सूचना हमारे खंड प्रतिवेदन या सेगमेंट रिपोर्ट के अंदर आती है। तो हमारे 6 कंपोनेंट या घटक हमारे किसके? वित्तीय विवरणों के। पहला हमारा चिट्ठा या बैलेंस शीट, दूसरा लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लाभ हानि खाता, तीसरा लेखा टिप्पणियां, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, चौथा हमारा व्याख्यात्मक टिप्पणियां, मतलब एक्सप्लेनेटरी नोट्स, पांचवा आता हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, छठा हमारा खंड प्रतिवेदन या सेगमेंट रिपोर्ट कहलाती है।
अब हम देखेंगे जो हमारे वित्तीय विवरण के बारे में बात कर रहे थे, इनके उद्देश्य क्या है मतलब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को सूचनाएँ उपलब्ध कराना। आप इसे याद रखेंगे कि वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को सूचनाएँ उपलब्ध कराना, ताकि वे आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। वे इस कंपनी में पैसे लगाना है, नहीं लगाना, या लगे हुए पैसे निकालने हैं या और पैसे लगाने हैं। तो इस तरह के जो आर्थिक निर्णय होते हैं, वो लेने में वो सक्षम हो सके। तो ये हमारे कौन काम आता है? वित्तीय विवरण इसके लिए। बात करें उद्देश्यों में, पहला उद्देश्य आता है वित्तीय समंक उपलब्ध कराना। तो व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है, उससे संबंधित विश्वसनीय डेटा में कहाँ से प्राप्त होता है? वित्तीय विवरणों से ये डेटा में प्राप्त होता है। फिर परिचालन लाभों का प्रभाव की बात करें, किसका? परिचालन लाभों के प्रभाव की बात करें, तो परिचालन लाभों का संस्था की जो वित्तीय स्थिति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? ये दिखाना हमारा किसका उद्देश्य होता है? वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है। वह परिचालन लाभों का संस्था की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये मेन उद्देश्य होता है, ये आप याद रखना। फिर सही और उचित चित्रण की बात करें, तो व्यवसाय कैसा काम कर रहा है? सही, गलत कैसा काम कर रहा है? तो सही और उचित मतलब ट्रू एंड फेयर स्थिति का चित्रण कौन करता है? हमारे वित्तीय विवरण करते हैं। निर्णय में सहायता मतलब भविष्य की क्रियाओं के लिए कि भविष्य में ये कंपनी कैसा काम करेगी और इसे कैसा करना चाहिए। तो भविष्य की क्रियाओं के लिए पूर्वानुमान और नियोजन का आधार प्रस्तुत करता कौन? हमारी जो वित्तीय विवरण। तो 5वें की बात करें, 5वां आता है हितधारकों को सूचनाएँ। ये हितधारकों की सूचनाएँ की बात करें, तो जो हमारे अंशधारक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, ऋणदाता होते हैं, इनको क्या आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना हमारा किसका काम होता है? वित्तीय विवरण का। तो हमारे कुछ उद्देश्य है वित्तीय विवरण बनाने के। अब हमने बीच में देखे थे कि ये हमारे जो लाभ और हितधारक होते हैं, ये कौन-कौन होते हैं? उसके बारे में देखें। तो वित्तीय विवरणों का उपयोग अनेक हितधारकों के द्वारा किया जाता है। हितधारक मतलब जो कंपनी है या संगठन है, उससे किनके ऊपर फ़र्क पड़ता है? चाहे वो कंपनी के कर्मचारी हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या कंपनी में जिन्होंने पैसा लगा रखा हो, जनता भी इसकी हितधारक होती है। तो इस तरह हम देखेंगे कौन-कौन इनके हितधारक होते हैं। हितधारक में सबसे पहले आता है हमारा अंशधारक। कौन आते हैं? अंशधारक मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं मतलब शेयर होल्डर्स। बात करें इनकी उपयोगिता लाभ की, तो संस्था की लाभदायकता, वित्तीय क्षमता और रोकड़ स्थिति की जानकारी मिलती है। भाई इनको क्या लाभ होता है? वित्तीय विवरण बन गए, तो हम ये देख रहे हैं वित्तीय विवरण बनने से इनको क्या-क्या लाभ है। तो अंशधारकों को क्या लाभ है? संस्था की लाभदायकता मतलब संस्था के में को फायदा हुआ या नहीं, ये पता चल जाता है। वित्तीय क्षमता की इसकी क्या कैपेसिटी है, रोकड़ स्थिति की जानकारी कि वर्तमान में इसकी रोकड़ क्षमता कितनी है। इन सब चीजों के बारे में पता चलता है किनको? शेयर होल्डर्स या अंशधारकों को। फिर आती ये तो हमारे क्या आंतरिक उपयोगकर्ता की बात करते हैं, कंपनी के अंदर वाले। पहला तो हमने देखा शेयर होल्डर्स, दूसरा था हमारा प्रबंधक या मैनेजमेंट। इसकी बात करें तो मैनेजमेंट को क्या फायदा होता है? जो हमारे स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण है उनसे। तो व्यवसाय की जो कुशलता, लाभार्जन की क्षमता को मापना, संसाधन को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, ये सब कर सकता प्रबंधक इसके माध्यम से। ये स्टेटमेंट आते हैं इनके माध्यम से। कर्मचारियों को क्या फायदा है? कर्मचारी बोनस की डिमांड कर सकते हैं या कर्मचारी को बोनस मिलता है। कल्याणकारी योजनाओं, संस्था की स्थिरता की जानकारी, ये सब हमारे कर्मचारियों को किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये तुम्हारे आंतरिक उपयोगकर्ता मतलब ये तीनों के तीनों कौन है? आंतरिक उपयोगकर्ता, जो इस रिपोर्ट को क्या है? संस्था के अंदर रहकर फायदा लेते हैं। बात करेंगे बाह्य उपयोगकर्ता की, बाहर से कौन-कौन फायदा लेते हैं? जैसे हमारा बैंक और वित्तीय संस्थाएँ। कोई भी संगठन या जो कंपनी है, किसी बैंक में जाती है, तो बैंक को कैसे पता चलेगा इसको लोन देना है या नहीं देना, या आगे लोन देना है या नहीं देना? तो वो भी क्या है, उस कंपनी के या संस्था के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरणों की माँग करती है। अब उनको देखकर वो डिसाइड करती है कि इसको लोन मिले या ना मिले। मतलब साख सुविधा प्रदान करने के लिए संस्था की शोधन क्षमता, ये सॉल्वेंसी है कि यदि ये पैसे खा जाए तो इसके पास कुछ ऐसा माल है कि नहीं है कि वो हमारा कर्जा चुका सके। इसको कहते हैं सॉल्वेंसी क्षमता या शोधन क्षमता। शोधन क्षमता का मतलब होता है कि यदि कंपनी यदि लॉस में चली जाती है तो उसके पास इतना माल तो होना चाहिए, इतना सामान तो होना चाहिए, इतने एसेट्स तो होने चाहिए कि वो अपने कर्जों का भुगतान कर दे। तो वह कहलाती है उसकी शोधन क्षमता। फिर आता है ऋणपत्रधारी या फिर हमारे भावी नियोजक की बात करें, तो भावी नियोजक मतलब भविष्य के अंदर यदि कोई कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहता है, तो उसको देखने के लिए क्या है? हमारे वित्तीय विवरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वित्तीय सुदृढ़ता, ब्याज चुकाने की क्षमता और जो हमारे लाभांश की जानकारी हमारे वित्तीय विवरणों से पता चलती है किसको? हमारे भावी नियोजकों को या ऋण पत्रधारी को। फिर लेनदार क्रेडिटर्स की बात करें, तो संस्था की तरलता और वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी मिलती है किसको? लेनदार को। जिनसे कंपनी जिनको पैसा देगी वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। इस भाग सरकार और अन्य विभागों की बात करें तो कई बार क्या बड़ी-बड़ी कंपनियां आती है जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, तो ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है जो देश में क्या बहुत बड़ा टर्नओवर या कारोबार करती है।
तो सरकार और अन्य विभाग भी क्या है इसके लिए काम करते हैं। तो सरकार भी कई बार क्या है या फिर सरकार को भी एक कंपनी या संस्था मान सकते हैं, तो उनके लिए भी ये काम करता है। जैसे नीतिगत निर्णय जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट भी मान सकते हैं। तो नीतिगत निर्णय लेने, कानून बनाने, राजस्व साधनों जैसे हमारे साधन होते हैं जैसे आयकर, जीएसटी, इन सब का आकलन करने के लिए। तो इस तरह हमने आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों के दोनों कारक देखे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फायदा लेते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम इससे कुछ चीजों को पता नहीं लगा सकते हैं, अर्थात इनकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उसकी बात करें। तो वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए जो निर्णय हैं, उनको अंतिम नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ सीमाएं होती है। जैसे पहली सीमा आती है हमारी ऐतिहासिक तथ्य मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ये भूतकालीन सूचनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये जो खर्चा हो चुका है, उसका हिसाब है ये एक तरह से। इससे हम भविष्य की योजनाएं बनाएं ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो योजनाएं हो सकता है सही हो या ना हो। तो ये क्या होते हैं? भूतकालीन सूचनाओं पर आधारित होते हैं। जबकि हमारे अधिकांश उपयोगकर्ता क्या भावी स्थिति की जानकारी चाहते हैं कि भविष्य में कैसा करेगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसके बारे में जानकारी सटीक नहीं मिलती। फिर गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं देना, तो ये केवल मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त होते हैं, मतलब संख्या के रूप में होते हैं। और प्रबंधकों की योग्यता, कर्मचारी की निष्ठा और बाजार जैसी जो बाजार की स्थिति होती है, जैसे जो हमारा गुणात्मक पहलू है, इनके बारे में हमारे वित्तीय विवरण कोई जानकारी नहीं देते। फिर अनुमानों पर आधारित की बात करें, तो ये लेखांकन परंपराएं होती है, जो रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय से चली आ रही है। तो लेखांकन परंपराओं, अवधारणाओं और व्यक्तिगत निर्णयों जैसे हमारे मूल्य स्टॉक मूल्यांकन, मूल्यह्रास की विधि, इन सब पे आधारित होते हैं, मतलब इसके आधार पे ये बनाए जाते हैं। इसलिए क्या पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते। ये क्या होता है? हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं होते। फिर ऐतिहासिक लागत की बात करें, तो इन्हें क्या ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किया जाता है। इन्हें क्या ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किया जाता है, जिससे मूल्य स्तर परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता। जिससे क्या हमारा मूल्य स्तर का जो परिवर्तन होता है, इनके प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता। फिर तुलनीयता का प्रभाव, दो भिन्न भिन्न संस्था मतलब जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, भौगोलिक स्थिति भिन्न है, तो उनके समंकों की तुलना करना कठिन है। क्यों? क्योंकि एक मोटरसाइकिल बनाता है और एक ब्रेड बनाता है, तो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे आप कुछ भी तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों की क्या प्रकृति भी भिन्न है, तो हो सकता है भौगोलिक स्थिति भी भिन्न हो, मतलब एक हरियाणा में है और एक मुंबई में है, तो दोनों की भौगोलिक स्थिति भिन्न है, तो उनके समंक की तुलना आप कैसे भी नहीं कर सकते हो। तो वास्तविक स्थिति को छुपाने की बात करें, तो गुप्त संचय या फिर ऊपरी दिखावट की बात करें, जिसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, इसके कारण क्या है वास्तविक वित्तीय स्थिति की चित्रण नहीं हो पाता। कई बार क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो इतने फैंसी बना के दिए जाते हैं, चित्र ग्राफ और ये सब बना के दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कंपनी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, तो कई बुक्स जारी होती है, तो उनमें आप इतने बढ़िया बढ़िया चित्र, बढ़िया बढ़िया कलर डाले जाते हैं, तो वो क्या एक तरह की ऊपरी दिखावट या जो जिसे कहते हैं ना विंडो ड्रेसिंग, कि खिड़की शानदार होनी चाहिए, घर मजबूत हो या ना हो। तो इसके कारण क्या वास्तविक वित्तीय स्थिति का सही चित्रण इनसे नहीं हो पाता। तो ये हमारी कुछ कमियां हैं। अब बात करें वित्तीय विवरण बन गया, अब उनको पढ़ना भी आना चाहिए। क्या? वित्तीय विवरण बन गए, अब उनको पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ने की बात करें जिसे वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या होता है? एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण होता है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट क्या है जिसमें अंक लिखे होते हैं, बहुत सारे डाटाज होते हैं, और जब तक उनको आपको पढ़ना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तो आपके लिए तो बेकार है। तो ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण होते हैं, जिनका उपयोग व्यावसायिक संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, लाभदायकता, कुशलता, इनका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे वित्तीय विश्लेषण का मतलब होता क्या है। वित्तीय विवरण विश्लेषण का मतलब है कि वैज्ञानिक तरीके के द्वारा वित्तीय विवरणों में जो सूचित तथ्य हैं, जो तथ्य हमें दिए गए हैं, और जो समंक है मतलब आंकड़े दिए गए हैं, उनको उपयोगी अवयवों में इस तरह से वर्गीकृत विन्यासित करना, जिससे कि उनसे क्या है अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। तो परिभाषा वापस देख ले, तो वित्तीय विवरण विश्लेषण किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा वित्तीय विवरणों में जो सूचित किए गए जो तथ्य हैं और आंकड़े हैं, उनको क्या है उपयोगी अवयवों में इस तरह से वर्गीकृत करना और विन्यासित करना, जिससे क्या उनसे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। तो यही हमारे वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखें, तो ये क्या है? वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण की एक पद्धति होती है, जिसमें क्या है सूचनाओं को इकट्ठा करके उनके मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और निष्कर्ष निकाल के उनका निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ताकि वो निर्णय लेने में सहायक हो सके।
अब जो विश्लेषण है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्या पता लगाना है हमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके उपयोगकर्ता, जो हमारे प्रबंधक होते हैं, निवेशक होते हैं, ऋणदाता होते हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कि वो किस तरह का डेटा चाहते हैं, तो उनकी कैसी आवश्यकताएँ हैं, तो उनकी आवश्यकताओं का की पूर्ति करना है। और इसके कुछ खास उद्देश्य हैं जिनके बारे में देखिए। पहला उद्देश्य आता है हमारा परिचालन कुशलता का मापन कि कंपनी बढ़िया काम कर रही है या नहीं, मतलब परिचालन जो उसकी कुशलता है उसके बारे में पता लगाना। तो आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर क्या है, व्यवसाय की परिचालन दक्षता की जांच करना, तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरा लाभदायकता मापन की बात करें तो अनुपात विश्लेषण की जो हमारे रेशियो एनालिसिस होता है, जैसी जो तकनीक है इनके माध्यम से संस्था की लाभ कमाने की जो शक्ति है इसका मूल्यांकन करना कि कंपनी कितना लाभ और कितने समय में कमा पाती है। तो ऐसे आंकड़ों के लिए क्या है, जो हमारा लाभदायकता मापन किया जा सकता है। फिर तीसरा आता है हमारा शोधन क्षमता मापन की बात करें तो अल्पकालीन और जो हमारा दीर्घकालीन शोधन क्षमता है, मतलब ऋण चुकाने की जो क्षमता है इसकी जांच करना, इसलिए भी ये हमारे काम आते हैं। अगला आता है हमारा तुलना करना। जो वित्तीय विवरण विश्लेषण की बात करें इसके माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं। कैसे? अंतर फर्म की तुलना कर सकते हैं, अंतर फर्म की तुलना मतलब कंपनी के अंदर ही एक साल पिछले साल से इस साल का, उससे पिछले साल से इस साल का, तो कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं। या फिर दो अलग अलग कंपनियां हो तो उन दो अलग अलग कंपनियों के अंदर भी आपस में क्या है, कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। जैसे इंट्रा फर्म कंपेरिजन की बात करें तो उसी संस्था के जो विगत वर्ष मतलब पिछले सालों के जो निष्पादन है उनसे वर्तमान वर्ष की तुलना की जाती है। दूसरा अंतर फर्म की बात करें तो उद्योग में किसी अन्य संस्था के निष्पादन से तुलना की जाती है। तो ऐसे तुलना करने में भी ये सहायक है। तो प्रवृत्ति मापन की बात करें, ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो संस्था की जो वित्तीय सूचना है इनकी प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड को मापकर भविष्य के रुख का पता लगाया जाए। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ये ग्राफ है और कंपनी इस तरह काम कर रही है, इस तरह काम कर रही है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी क्या है यहाँ तक पहुंच जाएगी, ऐसे करके ऐसे। तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि हमें जानकारी तो यहाँ तक की प्राप्त है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि इस तरह बढ़ रही है तो आगे भी इसी तरह बढ़ेगी। तो ट्रेंड एनालिसिस के जरिए हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, जिसे प्रवृत्ति मापन कहते हैं। फिर आता पूर्वानुमान में सहायक, तो ऐतिहासिक समंको से प्राप्त प्रभावी पूर्वानुमान मतलब जो फोरकास्टिंग है, बजट और नियोजन ये सब कर सकते हैं। जो हमें डेटा प्राप्त हुए, ऐतिहासिक डेटा प्राप्त हुए, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बजट और नियोजन में इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर आर्थिक सुदृढ़ता का मापन की बात करें तो संस्था की शक्ति और कमजोरी इनका मापन सही तरीके से कर सकते हैं इनके माध्यम से। अब हम देखेंगे वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से ये किया जाता है। तो वित्तीय विश्लेषण क्या एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके बहुत सारे चरण होते हैं। पहला चरण होता है उद्देश्य और सीमा निर्धारित करना। क्या पहला चरण आता है इसका उद्देश्य और सीमा निर्धारित करना, मतलब सबसे पहले ये तय किया करना कि विश्लेषण किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, मतलब कि जो विश्लेषण कर रहे हैं वो कौन सी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे केवल लाभार्जन का अध्ययन करना मतलब कि कंपनी कितना फायदा उठा रही है या कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, या समग्र वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना या फिर कंपनी के बारे में सारी जानकारी लेनी है। तो एक तरह से देख सकते हैं पहले इसका उद्देश्य और सीमा को निर्धारित किया जाता है। दूसरा आता है हमारा वित्तीय विवरणों का सर्वांग अध्ययन। तो इसमें दी गई जो सूचनाओं के मूल्यांकन के लिए क्या विश्लेषक को वित्तीय विवरणों का अद्यपान मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन करना पड़ता है। जो वित्तीय विवरण है इनका क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अद्यपान अध्ययन करना पड़ता है। फिर उपयोगी सूचनाएं एकत्रित करना, भाई जो जरूरी सूचनाएं उनको इकट्ठी करना। तो विश्लेषण हेतु वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जो संबंधित सूचनाएं होती है जैसे हमारा अध्यक्ष का भाषण, प्रबंध रिपोर्ट, इन सबको भी इकट्ठा करना पड़ता है। चौथा की बात करें चरण की तो सूचनाओं का पुनः वर्गीकरण और अंकों को सन्निकट करना। क्या सूचनाओं का पुनः वर्गीकरण और अंकों को सन्निकट करने की बात करें तो विश्लेषण के उद्देश्य के अनुसार सूचनाओं को पुनः वर्गीकृत करना और समंकों को क्या तुलनात्मक बनाने हेतु तो पूर्णांकित मतलब राउंड ऑफ करना। तो ये हमारा चौथा चरण आता है। पांचवा आता है तुलना करना, मतलब जो निरपेक्ष समंक है, जो अलग अलग समंक है उनको सारपूर्ण बनाने के लिए तुलनीय समंकों का उपयोग करना कि जिनसे हम आपस में इनकी तुलना कर सके। फिर विश्लेषण की बात करें तो तुलनीय समंकों को उद्देश्यानुसार विश्लेषण तकनीक जैसे हमारे अनुपात तकनीक, तुलनात्मक विवरण तकनीक, तो इनके लिए उपयोग करना। फिर व्याख्या प्रस्तुतिकरण की बात करें तो विश्लेषित तथ्यों से जो जो तथ्य हमने विश्लेषित कर रखे हैं उन तथ्यों से निष्कर्ष निकाल करके उन्हें निर्णय के लिए
व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, मतलब कि विश्लेषण के बिना व्याख्या संभव नहीं है। ये तो सभी को पता है कि विश्लेषण के बिना व्याख्या संभव नहीं है और व्याख्या के बिना विश्लेषण संभव नहीं है। तो व्याख्या और विश्लेषण दोनों ज़रूरी है। तो इस तरह हमने 7 चरण देखे इसके। तो हमारे वित्तीय विश्लेषण प्रक्रिया के 7 चरण है। पहला चरण आता है उद्देश्य और सीमा का निर्धारण, दूसरा चरण आता है वित्तीय विवरणों का सर्वांग अध्ययन, तीसरा चरण आता है उपयोगी सूचना एकत्रित करना, चौथा चरण आता है सूचनाओं का पुनः वर्गीकरण और अंकों को सन्निकट करना, पांचवा आता तुलना, छठा आता विश्लेषण, सातवां आता व्याख्या और प्रस्तुतिकरण। अब हम देखेंगे वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण निम्नलिखित मुख्य 2 आधारों पर 4 प्रकार से किया जाता है। बाकी तकनीकों के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो विश्लेषण की बात करें तो मुख्य 2 आधारों पे इनको 4 प्रकार से बाँटा जा सकता है। पहला आता है सूचनाओं के स्रोत के आधार पे। क्या? सूचनाओं के स्रोत के आधार पे देखिए, तो एक होता है हमारा कौन-सा बाह्य विश्लेषण, एक होता है हमारा आंतरिक विश्लेषण। बाह्य विश्लेषण की बात करें तो हमारे वित्तीय विवरणों के बाह्य उपयोगकर्ता, जो बाहरी उपयोगकर्ता जैसे हमारा बैंक है, लेनदार, शोधकर्ता, सरकार, इनके द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग की बात करें तो ये वित्तीय विवरणों के बाह्य उपयोगकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। विश्लेषक के पास के सभी आंतरिक अभिलेखों तक पहुंच नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बाहरी होते हैं जैसे बैंक होते हैं, लेनदार, शोधकर्ता, सरकार, ये कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी पहुंच ये डॉक्यूमेंट्स तक नहीं होती है। इसलिए उन्हें उससे क्या है, केवल जो प्रकाशित विवरण होते हैं, पब्लिश स्टेटमेंट है, इन्हीं पर निर्भर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो स्टेटमेंट देती है, उन्हीं पे रिलाय करना पड़ता है कि ये सब सही ही होंगे। फिर आंतरिक विश्लेषक की बात करें तो ये क्या होता है, संस्था के प्रबंधकों के द्वारा संस्था के आंतरिक अभिलेखों के आधार पे किया जाता है। क्या? यह संस्था के प्रबंधकों के द्वारा संस्था के जो आंतरिक अभिलेख है, इनके आधार पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें विश्लेषक के पास समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित जितनी भी सूचनाएं होती है, वो होती है। इसमें क्या होता है, विश्लेषक के पास सारी की सारी प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों की दोनों सूचनाएं होती है। अतः ये क्या है, अधिक विश्वसनीय और प्रबंधकीय दोनों निर्णय लेने के लिए उपयोगी होता है। अब हम देखेंगे अवधि और तुलना के आधार पे जो प्रकार देखें। जैसे पहला प्रकार आता है हमारा क्षैतिज या फिर गतिशील विश्लेषण, जिसे हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक वर्षों की वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना की जाती है। अब ये तो कई बार हमें पता होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कई बार ग्राफ बनाते हैं या फिर जो टेबल बनाते हैं। टेबल में लिखते हैं जैसे दो ये 2021 है, ये क्या बन गया? ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है, ये 2024 है। इस तरह 2021 में जैसे मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी ने कितनी बनाई, 2021 में जैसे 20 मोटरसाइकिल बनाई, 2022 में 25 मोटरसाइकिल बनाई, 2023 में 30 मोटरसाइकिल बनाई और 2024 में 35 मोटरसाइकिल बनाई। तो हमने क्या किया, 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना की कि हर बार क्या है, 5 बढ़ जाती है। हर साल कितनी? 5 बढ़ रही है। हर साल कितनी बढ़ रही है? 5 बढ़ रही है। तो इसके विश्लेषण से हमें पता चलता है कि जब 2025 आएगा, तो 2025 में कितनी हो जाएगी? ये हमारी 40 हो जाएगी, मतलब 5 और बढ़ जाएगी। तो हर साल 5 बढ़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिछले सालों का जो विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम भावी योजनाएँ बना सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 या अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना की जाती है। यह विश्लेषण क्या है, एक काल श्रेणी का विश्लेषण होता है, समय के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, जो कि हमारे दीर्घकालिक पूर्ववर्ती विश्लेषण और योजना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें लंबे समय तक किस तरह से कार्य करना है। तो इसको करने के लिए क्या है, यह विश्लेषण जरूरी है। ये क्या संस्था की प्रगति और गतिशीलता का अध्ययन करता है कि संस्था किस तरह से प्रगति कर रही है, किस तरह से गतिशील है, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, तुलनात्मक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता, प्रवृत्ति विश्लेषण, ये सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर आता है लंबवत या स्थिर विश्लेषण। लंबवत या स्थिर विश्लेषण की बात करें कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे हमारी सुजुकी कंपनी है। सुजुकी कंपनी क्या है, 1 साल के अंदर ही गिनेगी। 1 साल के अंदर गिनेगी, जैसे मोटरसाइकिल है, ये कार है। कार में जैसे सबसे पहले कार आती है, जैसे बेलेनो कार आ गई। दूसरी हमारी स्विफ्ट कार आ गई, फिर डिजायर कार आ गई, फिर हमारी जैसे मान लो नैनो तो नहीं है लेकिन हमारा अल्टो आ गई। तो ऐसे करके एक लिस्ट बना लेंगे इसके अंदर 1 ही साल के अंदर, और उसके जितने प्रोडक्ट्स है उनके देख लेंगे। जैसे बेलेनो 100 बिकी, तो हमारी जैसे स्विफ्ट है ये 50 बिकी, ये हमारे डिजायर है ये 70 बिकी, ये हमारा अल्टो जैसे 80 बिकी। तो हम ऐसा क्या करते हैं, इसमें जो हमारे लंबवत स्थिर विश्लेषण होता है, इसके अंदर क्या है, 1 ही साल के अंदर, 1 ही साल तो नहीं कहते, एक जैसे निश्चित अवधि होती है, 1 महीने, 2 महीने, साल ये गिन सकते हैं।
लेकिन एक ही निश्चित अवधि होती है। पिछले वाले में हमने क्या अलग-अलग सालों का विश्लेषण कर रहे थे। तो इसमें क्या है आपस में इनका संबंध देखा जाता है कि बेलेनो हमारे जो स्विफ्ट है इसके मुकाबले दुगना बिकी है। तो कई बार क्या है कि आपस में एक विश्लेषण किया जाता है कि इसके मुकाबले वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। एक निश्चित अवधि के अंदर ये देखा जाता है। ये हमारे लंबवत या स्थिर विश्लेषण कर देता है। लंबवत का मतलब एक पूरी-पूरी जो संस्था है तो वो अपने प्रोडक्ट्स है उनकी एक लिस्ट बना लेती है। बात करें ये क्या है एक निश्चित अवधि के वित्तीय विवरणों के विभिन्न मद के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। ये विश्लेषण क्या करता है उस निश्चित अवधि पर केवल वर्तमान संबंधों को दर्शाता है कि आज की स्थिति क्या है यही बताता है, ना तो आज के पहले की ना आज के बाद की। तो आज क्या आज की स्थिति ही दिखाता है, जिसमें क्या है उच्चावचनों को नहीं दिखाया जाता। तो उदाहरण के लिए देखिए जो हमारा समानाकार चिट्ठा, लाभानी खाता, अनुपात विश्लेषण ये सब क्या है कि इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण में समंक एक ही वर्ष के लिए जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। तो अनुपात विश्लेषण होता है, कई बार क्या छोटी-छोटी चीजें पूछ ली जाती है। अनुपात विश्लेषण में क्या होता है, समंक क्या एक ही वर्ष के लिए जाते हैं। अब हमने 2 चीज़ देखी थी अभी, एक क्षैतिज विश्लेषण देखा था और एक लंबवत विश्लेषण देखा। अब दोनों में अंतर हुई, आपको पता होना चाहिए। अंतर की बात करें जो क्षैतिज विश्लेषण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और लंबवत विश्लेषण मतलब जिसे कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। जो हमने देखा था क्षैतिज विश्लेषण का मतलब कि अलग-अलग वर्षों का जिसमें तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, तो लंबवत विश्लेषण मतलब एक निश्चित अवधि के अंदर जो समंक थे, उनका क्या आपस में ही तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। अवधि की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों का समंक चाहिए, मतलब उनकी डेटा चाहिए। समंक का मतलब होता है डेटा, अंग्रेजी में समंक को डेटा कहते हैं। तो इसमें क्या है एक अवधि के ही वित्तीय विवरण के समंक या वित्तीय विवरण डेटा चाहिए। उपयोगिता की बात करें तो सामान्यतः क्या काल श्रेणी जो विश्लेषक होते हैं टाइम सीरीज में उपयोगी कि पिछले सालों का क्या ट्रेंड है और भविष्य में ये ट्रेंड किस तरह जा सकता है, तो इसमें क्या उपयोगिता काम आती है। फिर लंबवत विश्लेषण की बात करें तो यह क्या सामान्यतः परिच्छेद विश्लेषण जो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है उसके लिए उपयोगी है कि कौन सी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमारा लंबवत विश्लेषण किया जाता है। मदों की बात करें तो क्षैतिज विश्लेषण में क्या होता है प्रत्येक मद की विभिन्न अवधियों के आचरण या फिर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मदों की बात करें तो क्षैतिज विश्लेषण में प्रत्येक मद की विभिन्न अवधियों के आचरण या फिर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जबकि हमारे लंबवत विश्लेषण में क्या होता है एक ही अवधि की खास बात की एक ही अवधि की विभिन्न मदों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति की बात करें तो क्षैतिज विश्लेषण क्या होता है गतिशील होता है, डायनेमिक प्रकृति का होता है, जो क्या करता है परिवर्तनों को मापता है। जबकि लंबवत विश्लेषण क्या होता है स्टैटिक मतलब स्टैटिक प्रकृति का होता है, जो क्या वर्तमान के जो संबंध है उसी के बारे में बताता है। आप इसे याद रखना। अब हम देखेंगे वित्तीय विश्लेषण करना तो हम सीख गए, करना तो मतलब तकनीकों के बारे में कभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन हम वित्तीय विश्लेषण है उनकी कुछ कमियां मतलब सीमाओं के बारे में भी साथ के साथ ही देख लेते हैं। जब हम वित्तीय विश्लेषण करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें पता नहीं चलती। तो वित्तीय विश्लेषण के निष्कर्षों का उपयोग करते समय इनकी मर्यादाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी मर्यादाएं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहली मर्यादा आती है एक तरह से जिसे सीमा भी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या होता है केवल परिणामात्मक माप प्राप्त होता है। बात करें इसकी तो विश्लेषण में केवल वित्तीय सूचनाओं को परिणामात्मक अध्ययन होता है, न कि कोई गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन इनसे नहीं होता है। जैसे कि हमारे प्रबंधकीय योग्यता जो प्रबंधक है मैनेजर है वो कितना कुशल है इन विवरणों को देख के पता नहीं चलता है। अतः ये क्या है कुशलता के मूल्यांकन का एक पक्षीय माप है। एक ही पक्षीय माप मतलब केवल डेटा के बारे में ही जानकारी देता है, इसके अलावा किसी भी चीज की जानकारी नहीं देता। फिर वित्तीय विवरणों की सीमाओं की बात करें तो वित्तीय विश्लेषण केवल उन्हीं वित्तीय विवरणों पर आधारित होता है जिनकी अपनी सीमाएं होती है। जैसे हमारे ऐतिहासिक लागत पर आधारित होना, मूल्य पर परिवर्तनों को ध्यान नहीं रखना, तो ये क्या होता है इनकी सीमाएं होती है। फिर निदानात्मक नहीं मतलब कमियों के बारे में पता चल जाए तो उसका इलाज नहीं कर सकता। मतलब वित्तीय विश्लेषण क्या है केवल व्यवसाय के निष्पादन जो कुशलता है उनके लक्षणों को चिन्हित करता है। जो कुशलता है उनके लक्षणों को चिन्हित करता है, उनका निदान मतलब रेमेडी नहीं बताता कि इनको सही कैसे किया जाए। कई बार क्या हानि के बारे में बता देता है लेकिन ये नहीं बताता इस हानि को कैसे दूर किया जाए। इस सामान्य स्वीकृति सिद्धांतों का भाव विश्वव्यापी स्तर पर सामान्य समान मानने सिद्धांतों को न अपनाने से क्या होता है वित्तीय सूचनाओं के परिणाम उतने सार्थक नहीं हो पाते और तुलनीयता का अभाव होता है। मतलब अलग अलग देशों के जो वित्तीय विवरण होते हैं कंपनियों के या देशों के, तो वित्तीय विवरण क्या अलग अलग होते हैं जिससे क्या उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता या कर ही नहीं पाते। तो भ्रामक निष्कर्ष की बात करें, यदि
किन्हीं कारणों से क्या आधार व सामान्य न हो, मतलब प्रवृत्ति ट्रेंड विश्लेषण के अंदर क्या होता है, आधार व सामान्य न हो या फिर मूल्य स्तर परिवर्तनों को ध्यान में न रखा जाए, तो निष्कर्ष कैसे हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। फिर वास्तविक स्थिति को छुपाने की बात करें, तो वित्तीय विवरणों में लेखांकन छल या ऊपरी दिखावट, जो हमने पहले देख ली थी विंडो ड्रेसिंग, इसके कारण क्या होता है, विश्लेषण से सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। तो हमने कुछ कमियां या सीमाएं देखी। अब हम देखेंगे जो मेन चीज है कि ऐसी कौन-कौन सी तकनीक है जिनके माध्यम से हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों के बारे में बात करें, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें वे तकनीकें या वे तरीके हैं जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों में जो निहित सूचनाएं होती है उनको अर्थपूर्ण निष्कर्षों में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि जो हमारे प्रबंधक है, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, ये क्या है, जो हमारे पार्टीज है, ये आसानी से निर्णय ले सके। पहली टेक्निक आती है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीक, सबके आगे आपको विश्लेषण तकनीक लगानी है, तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीक की बात करें, तो इस सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे। तो इस प्रकार यह वित्तीय विश्लेषण की क्षैतिज तकनीक है, जो हॉरिजॉन्टल तकनीक हमने देखी थी, वो तकनीक है जो हमने पहले अंतर भी देख लिया था, जिसमें क्या 2 या अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों को जो समान मदे हैं, उनमें जो परिवर्तन हुए हैं, उनको निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब राशि के रूप में भी दिया जाता है, तो प्रतिशत के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि बताया था 2021, 22, 23, तो अलग-अलग अवधियों की, क्या अलग-अलग अवधियों की बात करते हैं, तो अलग-अलग अवधियों उम की क्या है कि हमारे समान मदों में जो परिवर्तन होते हैं, राशि में चाहे प्रतिशत में, उनमें दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य की बात करें, इस विश्लेषण तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो यह क्या एक ही संस्था के विगत वर्षों की सूचनाओं की प्रवृत्ति, मतलब ट्रेंड का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? एक ही संस्था के विगत वर्षों की सूचनाओं की जो प्रवृत्ति या ट्रेंड होता है, इसका अध्ययन करता है। लाभ की बात करें, इस जो विश्लेषण तकनीक से लाभ क्या होगा? वित्तीय समूहों का सुगम और सरल प्रस्तुतिकरण हो जाता है। परिवर्तन को दर्शाने के कारण क्या पूर्वानुमान में सहायता करता है, और साथ ही साथ क्या संस्था की शक्ति और कमजोरी की जानकारी भी इससे मिलती है। तो हमारी देख ली हमारी जो 6 तीस थी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो वित्तीय विश्लेषण तकनीक थी, इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे समानाकार वित्तीय विश्लेषण, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें। तो वित्तीय समंको को लंबवत की बात करेंगे अब। क्या वित्तीय समंको को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने के वाले विवरण समानाकार विवरण कहलाते हैं, जो अभी हमने देख लिया था। तो ये वर्टिकल थी, और अभी इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल तकनीक देखी थी। प्रकार की बात करें तो ये लंबवत या फिर स्थिर विश्लेषण होता है। मतलब एक ही निश्चित अवधि के अंदर जो हमारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका क्या है, विश्लेषण किया जाता है। अब विश्लेषण करने का तरीका क्या है? तरीके की बात करें तो चिट्ठे में कैसे विश्लेषण किया जाता है कि प्रत्येक मद को कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे 100% यदि प्रोडक्ट बिके, जैसे हमने सुजुकी का उदाहरण दिया था, सुजुकी में डिजायर, बेलेनो, हमारे अल्टो है और स्विफ्ट है, ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियां। तो इसमें क्या है, बेस 100 तय कर लिया। अब उसमें जैसे कह देंगे कि 20% हमारी बेलेनो बिकी, 18% हमारी जैसे स्विफ्ट बिकी, 22% हमारी जैसे अल्टो बिकी। तो इस तरह क्या है कि हमारे 100 में से प्रत्येक मद का 1% निकाल लिया जाता है, और जहां आधार क्या है, 100 रखा जाता है, और फिर क्या अन्य जो होते हैं उनको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आय विवरण की बात करें तो प्रत्येक व्यय की मद को व्यवसायिक क्रियाओं से आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां आधार कितना 100 रखा जाता है। उपयोगिता की बात करें इस विश्लेषण तकनीक की, तो यह क्या करता है, अंतरफर्म तुलना मतलब इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए सबसे सर्वनिष्ठ आधार प्रदान करता है। तो मतलब अलग-अलग कंपनियों के अंदर यदि तुलना करनी पड़े, तो यह जो विश्लेषण विधि है, ये बहुत ज्यादा काम आती है। फिर बात करें वित्तीय सुदृढ़ता की सापेक्ष स्थिति की जानकारी कर कि ये वित्तीय व्यय को समझा जा सकता है इसके माध्यम से। तीसरी तकनीक आती है हमारी कौन सी, प्रवृत्ति विश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। मतलब क्या है इसका, यह कई अवधियों के आंकड़ों का अध्ययन करके क्या करता है, ये कई अवधियों का आंकड़ों का अध्ययन करके व्यवसाय की जो प्रगति या फिर अवनति, दोनों चीजों के बारे में पता चल जाता है कि कंपनी बढ़िया कर रही है या घटिया कर रही है। तो प्रगति या अवनति रुख की जानकारी प्राप्त करने की विधि होती है कि इसके किस दिशा के अंदर कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताता है। प्रकार की बात करें तो यह कैसा है, एक क्षैतिज विश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या अलग-अलग अवधियों की बात करता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल विश्लेषण है, वो इसके अंदर शामिल करते हैं। विधि की बात करें, किसी एक वर्ष को आधार मान लिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे भारतीय
के जो आंकड़े होते हैं, कोई भी आंकड़े होते हैं, उसके लिए आधार वर्ष हमारे 2011-12 को माना जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, 1 वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है। या फिर आधार जो हमारे बेस मान लिया जाता है, जिसमें जैसे सामान्यतः किसी ने क्या 100 मान लिया, तो आधार वर्ष मान करके वित्तीय विवरणों की प्रत्येक मद का उसके आधार पर वर्ष की क्या दोबारा से बता देते हैं आपको, किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर वित्तीय विवरणों की जो प्रत्येक मद है, उसका उसी के उसी के आधार वर्ष की राशि से हुई कमी या वृद्धि को प्रवृत्ति प्रतिशत या प्रवृत्ति अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमारा 100 मान लिया, मैं एक बार वापस बता दें आपको कि किसी एक वर्ष को आधार मान लिया कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष को आधार मान लिया कि जैसे 2022 मान लिया। अब जैसे 2022 के अंदर किसी चीज का दाम, जैसे पार्ले जी की कीमत क्या है, 2010 के अंदर पार्ले जी की कीमत 5 रुपए में 16 बिस्कुट आते थे 2010 के अंदर। अब 2025 आ गया है, अब 5 रुपए में कितने 12 बिस्कुट आते हैं। तो एक तरह से देखें तो ट्रेंड क्या बन रहा है कि हमारे 16 से 12 हो गया, मतलब ये धीरे-धीरे घट रहे हैं। अब ट्रेंड ये कह रहा है कि आगे जैसे-जैसे समय आगे चलेगा, ये बिस्कुटों की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन रेट नहीं बदलेगी। तो यही हमारा ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है। तो कमी या वृद्धि दोनों चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने बिस्कुट का उदाहरण दिया, उसमें बिस्कुटों की संख्या कम हो गई, तो कमी दिख गई, वृद्धि भी हो सकती है चीजों के मामले में। फिर बात करें प्रवृत्ति विश्लेषण की, वो अनुपात की, तो इस मद की चालू वर्ष की राशि और उस मद की आधार वर्ष की राशि, तो वो देख लिया हमने। जैसे मैंने उदाहरण देखा कि जैसे कई बार दाम भी बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ने की बात करें कि जैसे आज तो किसी चीज की प्राइस 25 रुपए है और पहले कितनी थी 20 रुपए थी, तो कितना 25% दाम बढ़ गए। क्या 25% दाम बढ़ गए, मतलब 25% का एक क्रेज है, हर बार क्या 25% बढ़ रही है। तो अपने इस चीज तरीके से इस चीज को चेक कर सकते हैं। सूत्र आप याद रखेंगे प्रवृत्ति अनुपात का कि इस मद की चालू वर्ष की राशि और उस मद के आधार वर्ष की राशि दोनों का यदि अनुपात और उसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रवृत्ति अनुपात निकल के आता है। अब प्रवृत्ति विश्लेषण की 3 विधियां होती हैं, मतलब इसको प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए ज्यादा आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ चीजें दूर से देख के पता चल जाती है। तो प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए बहुत 3 विधियां अपनाई जाती है। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए प्रवृत्ति विश्लेषण की कौन सी 3 विधि है। पहला आता है प्रवृत्ति प्रतिशत, जिसे ट्रेंड परसेंटेज कहते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर अन्य वर्ष की जो मध्य होती है उनकी राशि की तुलना आधार वर्ष से की जाती है। जैसे हमने पार्ले जी के बारे में बताया कि जैसे मान लीजिए पहले 2010 में पार्ले जी 5 रुपए का आता था, अब यदि 15 रुपए का आता है तो 2025 के अंदर, तो पहले हमने क्या किया, आधार वर्ष माना 2010 और उसमें उसकी रेट कितनी थी और आज की वर्ष के अंदर उस चीज की रेट कितनी है। ठीक है, तो पता लगाया जाता है और यह आधार वर्ष की अपेक्षा हुई वृद्धि या कमी के प्रतिशत के रूप में देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में आज रेटें बढ़ी है या घटी है। अब इसका क्या सूत्र है? सूत्र की बात करें तो आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी का सूत्र देखेंगे कैसे? तो संबंधित वर्ष की राशि में आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है या कम हुई है, उसको भाग लगाएंगे किससे? आधार वर्ष की संबंधित राशि से और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रवृत्ति प्रतिशत या ट्रेंड परसेंटेज आ जाएगा। दूसरा था प्रवृत्ति अनुपात। इसकी बात करें जैसे ट्रेंड रेशियो कहते हैं, तो इस विधि में क्या किया जाता है, आधार वर्ष को 100 मानते हुए अन्य वर्षों की जो राशियां होती है उनको उसी अनुपात में परिवर्तित कर लिया जाता है। कि आधार वर्ष की को क्या मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है उस इस विधि में, और अन्य वर्षों की जो राशियां होती हैं उसको क्या करते हैं, अनुपात में परिवर्तित कर लिया जाता है। और यह अनुपात क्या सांख्यिकी के सूचकांक की भांति होता है। प्रवृत्ति अनुपात कैसे निकालें? अनुपात निकालने का तरीका है, इस मद की चालू वर्ष की राशि और उस मद की आधार वर्ष की राशि, इन दोनों को आपस में भाग लगाया जाता है और 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो हमारा प्रवृत्ति अनुपात आ जाता है। तीसरा आता है बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन। या बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन की बात करें तो उपरोक्त विधियों से प्राप्त प्रवृत्तियों को रेखा चित्र, जैसे हमारे ग्राफ्स होते हैं, ये जैसे इस तरह के ग्राफ होते हैं, ये आगे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बॉक्स ग्राफ बनते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह के ग्राफ बनते हैं। तो बहुत सारे ग्राफों की बात कर रहे हैं, तो इनके जरिए क्या है, बिंदु रेखीय चित्र में प्रदर्शन किया जा सकता है, आप इसे देख सकते हैं। तो हमारी रेखा चित्र मतलब लाइन ग्राफ या अन्य चित्रों के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि में क्या है, कोई गणितीय सूत्र नहीं होता, बल्कि ये क्या है, ग्राफिकल प्रस्तुति होती है। ग्राफ्स के माध्यम से क्या चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। अब बात करेंगे इसकी उपयोगिता की। उपयोगिता देखें तो इससे क्या परिवर्तनों की दिशा बोध का पता आसानी से चल जाता है, आंकड़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आंकड़े किस दिशा के अंदर जा रहे हैं तो इसकी दिशा बोध आसानी से किया जा सकता है।
तो दीर्घकालिक नियोजन और पूर्वानुमान में इससे सहायता मिलती है। क्या? दीर्घकालिक नियोजन और पूर्वानुमान में इससे सहायता मिलती है। चौथा आता है हमारा रेशियो एनालिसिस, मतलब जिसे अनुपात विश्लेषण कहते हैं। तो ये क्या हमारे वित्तीय विवरण विश्लेषण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है और लगातार परीक्षाओं में इससे सवाल आते रहते हैं। परिभाषा की बात करें तो अनुपात विश्लेषण वो विधि है जहाँ पे हमारे वित्तीय विवरणों के जो प्रदत्त समंक जो हमारे डेटाज है इनके मध्य उचित संबंध स्थापित करने के लिए आप याद रखेंगे जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरणों में क्या है, जो हमारे डेटाज है इनके मध्य उचित संबंध स्थापित करने के लिए एक गणितीय संख्या की गणना की जाती है। जो हमारे दो या दो से अधिक समंक मतलब जो डेटा है उनकी संबंधता को व्यक्त करती है। आगे आप जो सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र के माध्यम से इसके बारे में जान जाएंगे। अब बात करें इस विश्लेषण तकनीक का उद्देश्य क्या है, मतलब ज्ञात अनुपातों के प्रमापों की तुलना करके जो हमारे निष्कर्ष निकालना इसकी उद्देश्य होते हैं। जो हमारे ज्ञात अनुपात है उनके स्टैंडर्ड्स है उनसे तुलना करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। अब महत्वपूर्ण लेखांकन अनुपातों के प्रकार देखें। पहला अनुपात आता है हमारा तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, जिसका उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय की तरलता, मतलब जो अल्पकालीन जो ऋण चुकाने की जो क्षमता होती है, अल्पकालीन जो थोड़े समय के लिए 1 साल के लिए जो ऋण लिए जाते हैं, वो नॉर्मली इसके अंदर गिने जाते हैं। तो 1 साल के अंदर लिए गए लोनों की चुकाने की जो क्षमता होती है, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमारे जो तरलता अनुपात का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर पहला अनुपात हमारा चालू अनुपात आता है। चालू अनुपात यदि परीक्षा में पूछा जाए चालू अनुपात बताइए, जिसे करंट रेशियो कहते हैं। तो चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा चालू अनुपात कहलाता है। और ये कैसा होना चाहिए, आदर्श स्थिति में होना चाहिए 2:1, मतलब चालू संपत्ति होनी चाहिए दुगना और चालू दायित्व होना चाहिए 1। चालू संपत्ति या चालू दायित्व की बात करें तो चालू संपत्ति की बात करें क्या होती है कि 1 साल में जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और चालू दायित्व मतलब 1 साल के अंदर हमसे कितने लोग मांगने आने वाले हैं। तो जैसे ऐसा है कि जैसे ऐसा होना चाहिए कि मैं हमारे पास 200 रुपए 1 साल में आ जाएंगे और हमसे मांगेंगे कितने, केवल 100 रुपए। तो इस तरह का अनुपात निकल के आता है 2:1। तो सबसे बेस्ट स्थिति ये होती है किसी भी कंपनी की कि मांगने वालों की संख्या आधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, देने वालों से, तभी सबसे बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ये हमारा चालू अनुपात था, करंट रेशियो। दूसरा होता है तरलता अनुपात। क्या था तरलता अनुपात की बात करें, क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो परीक्षा में आ चुका है ये भी, मतलब तरल संपत्ति और चालू दायित्व इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा तरलता अनुपात कहलाता है। और इसकी आदर्श स्थिति होती है 1:1। अब देखेंगे अब लाभदायकता अनुपात, इसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। इसकी बात करें तो व्यवसाय में जो उपलब्ध लाभ होते हैं इनकी स्थिति की जानकारी देना हमारा लाभदायकता अनुपात का उद्देश्य है। इसके अंदर 3 अनुपात होते हैं, सकल लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात। तीनों लाभों के सूत्रों की बात करें, तीनों में क्या है, विक्रय के अनुपात में देखा जाता है इसको। किसके? विक्रय के अनुपात में। नाम में सब कुछ लिखा है। जैसे सकल लाभ अनुपात क्या, सकल लाभ का विक्रय से अनुपात देखेंगे, परिचालन लाभ अनुपात का देखेंगे विक्रय से परिचालन लाभ, और शुद्ध लाभ का देखेंगे विक्रय से शुद्ध लाभ। इसका जो अनुपात होता है वो हमारा लाभदायकता अनुपात कहलाता है। तीसरा था शोधन क्षमता अनुपात, मतलब जो सोल्वेंसी रेशियो है उसके बारे में देखिए। तो व्यवसाय का जो दीर्घकालिक ऋण होते हैं, मतलब जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए जो लोन लिए जाते हैं, उनको जो चुकाने की क्षमता का आकलन करना है, वही हमारे सोल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके अंदर 2 तरह के अनुपातों का अध्ययन करते हैं। एक तो स्वामित्व अनुपात, एक होता है ऋण क्षमता अनुपात। स्वामित्व अनुपात की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे जो कुल संपत्ति होती है, इसके एवज में जो शुद्ध कीमत होती है, उनका अनुपात देखा जाता है स्वामित्व अनुपात के मामले में। और ऋण क्षमता अनुपात के अंदर जो अंशधारक निधि है, उससे हमारे दीर्घकालिक ऋण, इन दोनों का जो अनुपात होता है, ये हमारा ऋण क्षमता अनुपात कहलाता है। और आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए, दीर्घकालिक ऋण डबल होने चाहिए अंशधारक निधि से। 2:1 इसका बेस्ट रेशियो होता है। चौथा अनुपात हमारा क्रियाशीलता अनुपात आता है। चौथा कौन सा, क्रियाशीलता अनुपात, ये एक्टिविटी रेशियो आता है। मतलब व्यवसाय की जो संचालन क्षमता, जो कुशलता है, इसका आकलन करने के लिए हमारा एक्टिविटी रेशियो निकाला जाता है। इसके अंदर में हमारे 2 तरह के अनुपात आते हैं। एक तुम्हारे देनदार संग्रह अवधि, दूसरा हमारा स्कंद आवर्त अनुपात आता है। पहला तुम्हारा देनदार जो इस संग्रहण अवधि है, इसमें और विक्रय और औसत देनदार होते हैं, इन दोनों का अनुपात देखा जाता है। जबकि स्कंद आवर्त अनुपात की बात करें तो स्टॉक में जो पड़ा माल है, बिकने में लगने वाला जो समय, मतलब जो स्टॉक कंपनी के स्टॉक में जो भी माल पड़ा है, वो स्टॉक वाला माल कितने समय में बिक जाएगा, तो वही हमारा स्कंद आवर्त अनुपात कहलाता है। क्यों? क्योंकि पैसों की आमदनी जब ही होगी जब सारा माल बिक जाएगा।
इसकी जितनी कम अवधि होगी उतना ही अच्छा होता है क्रियाशीलता अनुपात। 5वां आता है हमारे रोकड़ प्रवाह विश्लेषण विधि। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, हमारे विश्लेषण की यह विधि क्या करती है, रोकड़ प्रवाह के आधार पर तरलता का विश्लेषण करती है। यह विधि क्या करती है, हमारे रोकड़ प्रवाह के आधार पर तरलता का विश्लेषण करती है। यहाँ पे क्या है, रोकड़ प्रवाह से मतलब है कि रोकड़ जो गैर रोकड़ मद है उनके रोकड़ आवक और रोकड़ जावक से होता है। मतलब कि यहाँ रोकड़ प्रवाह से आशय है गैर रोकड़ मदों के रोकड़ आवक रोकड़ जावक से होता है। मतलब वर्गीकरण की बात करें तो इसके रोकड़ प्रवाह को 3 गतिविधियों में बाँटा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, रोकड़ प्रवाह को क्या 3 गतिविधियों में बाँटा जाता है। पहली गतिविधि आती है हमारे परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। पहला तो हमारा परिचालन जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उनसे जो रोकड़ प्रवाह होता है वो। दूसरा होता है निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। तीसरा आता है हमारा वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। तीनों आप याद रखेंगे, एक तो हमारा परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह, एक हमारा निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह और तीसरा वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। पहला परिचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह में क्या आता है, मुख्य व्यावसायिक क्रियाएं शामिल की जाती है। दूसरा निवेश गतिविधि से रोकड़ प्रवाह में क्या शामिल होता है, संपत्ति संबंधी जितने व्यवहार होते हैं ये शामिल किए जाते हैं। और वित्तीय गतिविधि से रोकड़ प्रवाह की बात करें तो ऋण और पूंजी संबंधी व्यवहार इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब रोकड़ प्रवाह विश्लेषण विधि है, इसका महत्व क्या है, महत्व के बारे में देखें तो यह क्या करता है, उद्यम के रोकड़ और रोकड़ तुल्यांकों की को पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको मूल्यांकित करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये क्या है, हमारी रोकड़ उद्यम के रोकड़ और रोकड़ तुल्यांकों को पैदा करने वाली जो क्षमता होती है, इस क्षमता को मूल्यांकित करने में उपयोगी होता है। ये क्या हमारे उद्यम जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके वित्तीय ढांचे जो हमारे दोनों के दोनों शामिल करते हैं, तरलता ऋण शोधन क्षमता, मतलब वित्तीय ढांचे को मूल्यांकित करने में मदद करता है। तो ये क्या है, उद्यम की ये कंपनी के वित्तीय ढांचे को मूल्यांकित करने में मदद करता है। ये क्या विभिन्न उद्यमों की प्रचालन क्षमता की तुलनात्मकता को बढ़ाता है। ये क्या करता है, विभिन्न उद्यमों की प्रचालन दक्षता की तुलनात्मकता है उसको बढ़ाता है। तो इस तरह हमने 5 विधियों के बारे में तो देख लिया। छठी विधि आती है सम विच्छेद बिंदु विधि। सम विच्छेद बिंदु विधि की बात करें, कई बार कंपनियां सोचती है या कोई भी घर में भी कोई भी व्यक्ति सोचता है कि कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति कंपनी में 100 रुपए लगाता है और सामान में क्या है कि जैसे मान लीजिए 100 पेन बनाता है, 100 पेन बनाता है। अब वो सोचता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 नहीं 120 पेन बनाता है, 120 पेन बनाता है 100 रुपए में। तो क्या है कि वो सोचता है कि 1 रुपए 1 पेन का मिल जाए मुझे, या 1 रुपए 1 पेन का मिल जाए। लेकिन जैसे 120 में से 100 पेन बिक जाएँगे, क्या 100 पेन बिक जाएँगे तो उसे कितना पैसा मिल जाएगा, उसका लगाया हुआ 100 रुपया। कितना मिल जाएगा, उसका लगाया हुआ 100 रुपए मिल जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे मेरी जो लागत है, 100 रुपए लागत थी, वो तो वसूल हुई। अब यदि 20 रुपए 20 पेन और बिकते हैं, तो मुझे वह फ़ायदा है। एक बिंदु ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आया कि जिसमें क्या उसकी लागत वसूल हो गई। अब जो बिकेगा वह सब उसका फ़ायदा है, फ़ायदा है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? सम विच्छेद बिंदु कहेंगे उसे। मतलब देखिए मीनिंग की, तो ये विश्लेषण की वो तकनीक है जो हमारे निर्माणी संस्थाएं होती है जहां सामान बनते हैं उनके लिए उपयोगी है। सम विच्छेद बिंदु वो स्थिति होती है जिस पर संस्था को न तो लाभ होता है न ही हानि, मतलब कुल राजस्व कुल लागत के बराबर हो जाता है। तो हमने उस बिंदु के बारे में देखा। अब चित्र में भी इस चीज को देख सकते हैं। चित्र को मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको ठीक से समझ सके कि इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। कैसे कि ये हमारे प्रॉफिट वाली लाइन है, ये लॉस वाली लाइन है, ये प्रॉफिट वाली लाइन है, और ये इस पॉइंट पे आके क्या है, क्रॉस हो जाती है। इस पॉइंट पे आके क्रॉस हो जाती है और यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है कि इसके बाद क्या है कि हमें फायदा है नुकसान दोनों ही हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें ना तो फायदा है ना ही नुकसान है। तो ये हमारी यहाँ तक की तो फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। आप इसे याद रखेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से भी आप इसको समझा सकते हैं। अब इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ। अब इसके लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है इसको निकालने के लिए, वो सूत्र की बात करें तो सम विच्छेद बिंदु का सूत्र क्या है? स्थायी लागत में भाग लगाना है किसका? विक्रय की मूल्य की प्रति इकाई और परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये हमारा सम विच्छेद बिंदु का सूत्र होता है। अब इसको निकालने का महत्व क्या है? इष्टतम स्तरों की पहचान करना, मतलब बेस्ट स्तर है उनकी पहचान करना इसका उद्देश्य, महत्व। और क्या है? उत्पादन क्षमता के जो उपयोग है उसका निर्धारण करना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, मतलब पूर्वानुमान लगाना चीजों के बारे में, और बेहतर लागत नियंत्रण करना इसका महत्व। अगला 7वीं तकनीक आती है मेरे को उनसे, कोष प्रवाह विश्लेषण विधि, जिसे फंड फ्लो एनालिसिस भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है
कि कोष प्रभाव विश्लेषण का प्रयोग क्या है, दीर्घकालिक कोष और शोधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कोष प्रभाव विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है, दीर्घकालीन कोष और शोधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जहां पर हमारे क्या कोष का आशय मुख्य रूप से क्या है, कार्यशील पूंजी जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है इससे होता है। कोष का मतलब क्या होता है, हमारे जो कार्यशील पूंजी है इससे होता है। आधार की बात करें तो ये क्या करता है, कोष के साधन, इसका कोष के साधन जैसे कि हमारे आय, लाभ, विक्रय, लोन, विनिवेश, सब्सिडी, ये सब हमारे क्या है, कोष के साधन कहलाते हैं। और कोषों के उपयोग की बात करें, जैसे हमारे आय है तो आय का क्या होगा, जस्ट उल्टा व्यय, लाभ का हानि, विक्रय का निवेश, लोन का क्रय, विनिवेश का ऋण अदायगी, सब्सिडी प्राप्त करने का क्या, सब्सिडी देना। इनके जो अंतर संबंध होते हैं उन पे आधारित होता है। तो आप इसको दोबारा से देख ले, क्या कि यह क्या हमारे कोषों के साधन जैसे हमारे आय, लाभ, विक्रय, लोन, विनिवेश, सब्सिडी। और उपयोग की बात करें, जो हमारे यूजेज होते हैं जैसे हमारे व्यय, हानि, निवेश, क्रय, ऋण अदायगी, सब्सिडी देना, इनके जो संबंध होते हैं, अंतर संबंध, इन पे आधारित होता है। अब इसके महत्व की बात करें तो कोषों की आवश्यकता और कोषों की उपलब्धता, इनकी जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। यदि कोषों के साधन उपयोगों की तुलना में ज्यादा है तो यह क्या सुदृढ़ स्थिति को दिखाता है। क्या कोषों के साधन क्या उपयोगों की तुलना में ज्यादा है, इसका मतलब क्या कंपनी सुदृढ़ स्थिति में। यह विश्लेषण केवल क्या मात्रात्मक पहलुओं की जांच करता है, गुणात्मक की नहीं करता है। साथ के साथ इसकी कमी भी बता दिया आपको। फिर आठवीं और आखिरी विधि आती है हमारे कौन सी, डुपोंट विधि। डुपोंट विधि की बात करें, इसका मतलब क्या है, एक कंपनी के बारे में कुछ चीजें बताता है। ये इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, अमेरिका की कंपनी थी डुपोंट, इसने किया था। और इस विधि यह विधि क्या है, निवेश पर प्रत्यय है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाएंगे तो कंपनी में पैसा लगाने के बाद कितना हमें फायदा हो जाएगा, जिसे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अथवा मार्जिन की दर के आधार पर विभिन्न वित्तीय विकल्प है उनको चयन करने का सुझाव देता है। वही बात है कि जैसे चीजों को बेचने पे, जैसे मर्सिडीज कार है, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, एक गाड़ी में क्या मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। या फिर दूसरा देखिए निवेश प्रत्यय, मतलब पैसा लगाने पर हमें रिटर्न में कितना पैसा मिलता है। तो इनको पता लगाने के लिए हमारे डुपोंट विधि काम में ली जाती है। अब आधार सिद्धांत की बात करें तो जिस विकल्प में मार्जिन की दर जितनी अधिक होगी, भाई मार्जिन जिसमें ज्यादा होगा उसे चयन करते समय उतनी ही अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाई मार्जिन ज्यादा होगा तो लाभ ज्यादा होगा, और उसको क्या है जब भी आप खरीदे तो उसको प्राथमिकता दे जिसमें लाभ ज्यादा हो रहा हो। इसको निकालने का क्या सूत्र है, सूत्र की बात करें तो मार्जिन की दर कैसे निकालेंगे, आय और निवेश का अनुपात, या फिर आय या विक्रय का अनुपात हमारे मार्जिन की दर कहलाती है। आधुनिक वित्तीय विश्लेषण में क्या जो डुपोंट विधि है, इसका उपयोग अक्सर क्या समता पर प्रतिफल को 3 या 5 घटों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे कौन कौन से शुद्ध लाभ मार्जिन, परिसंपत्ति आवर्त, वित्तीय उत्तोलन, जो हमारे इक्विटी मल्टीप्लायर है, ये सब चीजें शामिल होती है किसमें, डुपोंट विधि। अब हम देखेंगे जो हमारी तकनीकें थी, इतने 8 तकनीक देखी हमने, इन 8 तकनीकों में कुछ-कुछ कमियाँ हैं, तो एक-एक करके इन कमियों के बारे में देखिए। तो हमारा ट्रेंड रेशियो एनालिसिस था, अनुपात उसमें कौन-कौन सी कमी थी? उसकी कमी की बात करें, तो अनुपात विभिन्न लेखांकन नीतियों, जैसे हमारा मूल्यह्रास, स्टॉक मूल्यांकन की विधियों, इनसे प्रभावित होते हैं, जिससे क्या तुलनीयता का अभाव होता है। तो हम ये देख रहे हैं इन विधियों के अंदर कौन-कौन सी कमी थी स्पेसिफिक। दूसरा देखें तुलनात्मक विवरण की, तो इसमें क्या है, कौन सी कमी थी? जो भूतकालिक समंक थे मतलब डेटा, उन पर आधारित होने के कारण, तो तुलनात्मक विवरण क्या होते हैं, भूतकालिक डेटा पे आधारित होने के कारण क्या ये भावी स्थिति की जानकारी के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तो सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ये विश्लेषण क्या है, विक्रय मूल्य और परिवर्तनशील लागत की स्थिर रहने की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। रोकड़ प्रभाव विश्लेषण या कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें तो यह क्या उपार्जन, मतलब जो एक्रूअल बेसिस पर हुए जो लेन-देन है इनको अनदेखा करता है। ये क्या करता है, उपार्जन आधार मतलब एक्रूअल बेसिस पर हुए लेन-देन को अनदेखा करता है, जिससे क्या परिचालन लाभ की सही तस्वीर हमेशा पता नहीं चल पाती। अब हम देखेंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीकी लाभ और कमियों के बारे में, साथ ही साथ देख लें लाभ। देखते हैं सबसे पहले इस तकनीकों के लाभ। पहला लाभ आता है निर्णय में सहायता, मतलब विश्लेषित समंकीय डेटा उपलब्ध करा करके प्रबंधकों, निवेशकों और ऋणदाताओं को उचित आर्थिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या विश्लेषित जो डेटा है वो उपलब्ध होने से क्या प्रबंधकों, निवेशकों, ऋणदाताओं को उचित आर्थिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा क्या है हमारे, तुलनात्मक अध्ययन, मतलब
अंतर फर्म जो स्वयं के विगत वर्षों से और अंतर फर्म मतलब जो उद्योग की अन्य संस्थाओं से जो तुलना है, इसका आधार हमारी वित्तीय विश्लेषण होते हैं। फिर प्रवृत्ति और पूर्वानुमान की बात करें तो क्षैतिज विश्लेषण जैसे हमारा प्रवृत्ति विश्लेषण है, इनके माध्यम से व्यवसाय की प्रगति की दिशा निर्धारित करने और भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। तो कुशलता के माप की बात करें तो अनुपात विश्लेषण जो रेशियो एनालिसिस है, इसके माध्यम से संस्था की लाभदायकता, तरलता, शोधन शोधन क्षमता और जो परिचालन क्षमता है, कुशलता है, इसका मापन करना संभव है। जटिलता की कमी की बात करें, जो हमारे नीरस और जटिल वित्तीय आंकड़े होती हैं, उनको सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं ये। जैसे समानाकार विवरण तुरंत पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर बात करें हमारे वित्तीय संरचना का मूल्यांकन, तो लंबवत विश्लेषण जैसे हमारे समानाकार विश्लेषण है, इनके माध्यम से वित्तीय संरचना और प्रत्येक मद के सापेक्षिक महत्व को समझा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ लाभ थे, वित्तीय विश्लेषण तकनीक थे, इनके लाभ थे। अब कमियों के बारे में बात करें, कमियां कौन कौन सी विश्लेषण तकनीकों की, तो गुणात्मक तथ्य पे आधारित नहीं है, ये केवल क्या परिणामात्मक हो जो क्वांटिटेटिव सूचना का अध्ययन करता है और प्रबंध की योग्यता और बाजार की स्थिति जैसे जो गुणात्मक कारक है, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। फिर वित्तीय विवरणों की सीमाओं की बात करें तो विश्लेषण क्या उन्हीं विवरणों पर आधारित होता है जिनकी क्या स्वयं की सीमाएं होती है, जैसे हमारे ऐतिहासिक लागत पर आधारित होने या फिर अनुमानों पर निर्धारित होना। तो यह बात करें वित्तीय विवरणों की कुछ सीमाएं होती है। फिर निदानात्मक नहीं, ये पहले भी हमने देख लिया था। ये केवल व्यवसाय की जो कमजोरियां हैं, उनके लक्षणों को चिन्हित करता है और उनका क्या निदान मतलब रेमेडी या समाधान नहीं बताता। कमियां तो बता देता है लेकिन समाधान नहीं बताता। फिर मूल्य स्तर परिवर्तनों को अनदेखा करना, तुलनात्मक अध्ययन करते समय ये क्या करता है, मुद्रास्फीति या फिर मूल्य स्तर में बदलाव के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, जिससे क्या निष्कर्ष कैसे हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। फिर विंडो ड्रेसिंग जो हमने देख लिया था पहले भी, जिसे ऊपरी दिखावट कहते हैं। विवरणों में लेखांकन छल या गुप्त संचय के कारण यदि वास्तविक स्थिति छुपा ली गई है तो विश्लेषण से सही निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। या आधार वर्ष की समस्या की बात करें तो प्रवृत्ति विश्लेषण में यदि आधार वर्ष सामान्य स्थिर न हो तो यह निष्कर्ष असंगत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके पॉइंट आपको बता सकते हैं कि जैसे 2020 के अंदर क्या है, कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के अंदर चीजें क्या है बहुत महंगी थी। जैसे एक किसी भी चीज की रेट 100 रुपए थी और वो 100 रुपए किस वजह से थी, वो समय ऐसा था जिस समय क्या उत्पादन तो हो नहीं रहा था और मांग बढ़ रही थी, तो मांग बढ़ने की वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे थे। अब यदि सरकार कहे कि हमने 2020 के मुकाबले वर्तमान में किसी के दाम 50 रुपए कर दिए, क्यों? क्योंकि 2019 में उस चीज के दाम 50 रुपए थे। भाई आप समझ रहे हो, 2019 में किसी चीज के दाम 50 रुपए थे, कोरोना आने की वजह से उसके दाम बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ जाती है, उत्पादन होता नहीं है। और वर्तमान में 2025 की बात करें तो 25 में इसके दाम कितने हो जाते हैं, 50 ही रह जाते हैं। तो सरकार क्या कहेगी, हमने 2020 के मुकाबले दोस्तों दाम आधे कर दिए। आधे नहीं हुए, क्यों? क्योंकि दाम तो वैसे के वैसे ही है। 2019 में भी 50 थे और 2025 में भी 50 थे। तो ये आधार वर्ष की समस्या आती है, कई बार ऐसा आधार वर्ष ले लिया जाता है जिससे सही आंकड़े निकल के नहीं आते हैं। सरकार तो कहेगी हमने तो महंगाई को आधा कर दिया, जबकि महंगाई आधी नहीं हुई है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने क्या किया, जो वित्तीय विवरण विश्लेषण और विश्लेषण की जो तकनीक है उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।